हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांद और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉली। ठीक है, ये कोई ट्रेंडिंग फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं। चलिए अब पढ़ते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में दिया गया है, यानी कि ये एक संवैधानिक प्रावधान है। और संवैधानिक प्रावधानों में भी अगर हम बात करें तो संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। उसमें से संविधान का भाग 4 जो है उसके अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम एक एक करके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सभी आर्टिकल को देखने वाले। तो चलिए आगे देखते हैं इस चीज को। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। यहाँ पर राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है? तो आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की वही परिभाषा है जो संविधान के भाग 4 से थोड़ा अंदर तक बात कर लो आप। आर्टिकल 36 यानी कि राज्य की परिभाषा है। यह राज्य की परिभाषा का मतलब वही है जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संदर्भ में है। अर्थात अब राज्य की परिभाषा का मतलब क्या? हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो जब हम राज्य शब्द का उल्लेख करते हैं तो राज्य शब्द का मतलब क्या, राज्य की क्या परिभाषा होगी? तो राज्य की आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संदर्भ में दी गई है। अब वहां पे इस बारे में क्या लिखा है वो हम जब हम मूल अधिकार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को क्लियर करेंगे। चलिए आर्टिकल 37 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 37 बताता है कि जो डीपीएसपी है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आर्टिकल 36 कहता है कि ये तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अर्थात डीपीएसपी जो है वो न्याय योग्य नहीं है, लेकिन देश के शासन के कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात अब ये शब्द है न्याय योग्य है नहीं है। तो जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य है, और हम डीपीएसपी को पढ़ रहे हैं कि वो न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब है कि ऐसे तत्व या ऐसे प्रावधान जिनका उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि वह उन प्रावधानों को लागू करवाए। किंतु यहाँ पर डीपीएसपी के संदर्भ में यह है कि डीपीएसपी को लागू करवाना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य नहीं होगा, या फिर इस प्रकार से कहते हैं कि बाध्यकारी नहीं। डीपीएसपी को लागू करना सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय के लिए लागू करवाना बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी कि आर्टिकल 39 जो है वह राज्य को इस बात के लिए निर्देशित करता है या मार्गदर्शित करता है कि वह सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। ठीक है, और यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है उसका उल्लेख हम संविधान के प्रस्तावना में पढ़ते हैं। वहां पर क्या चीजें हैं, हम जब प्रस्तावना वाला टॉपिक करेंगे तब वहां पर उन चीजों को कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक या नीति सिद्धांत, जैसे कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। इसको एक लाइन में कहे हम
तो बिना किसी भेदभाव के संसाधनों का उचित वितरण हो, इस बात का प्रावधान करता है आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 के अंतर्गत आर्टिकल 39 का इस प्रकार से कुछ और प्रावधान भी जोड़े गए हैं, उनको हम किसी और दिन जब हम डीपीएसपी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके अलावा उन सब आर्टिकल्स को किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है तब हम उसको वहां पढ़ेंगे। अभी हम एक चीज को पढ़ते हैं, आर्टिकल 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता देना। अर्थात भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद का वकील नहीं कर सकते, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ आपसे, या प्राइवेट वकील की फीस नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की सहायता करे जो स्वयं से किसी भी विधिक सहायता को प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अपनी तरफ से, जो व्यवस्था है वो अपनी तरफ से एक सरकारी वकील जो है उस व्यक्ति को देता है और उसके लिए कोई फीस नहीं लगती। इसे वो कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 की बात करते हैं, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। सामान्य भाषा में कहूं तो आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ग्राम पंचायत एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करे और उनको शक्तियां भी प्रदान की जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी के अंतर्गत ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत के प्रावधान की बात करता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 40। चलिए, आर्टिकल 41 जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। यानी कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, कोई वृद्ध या बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है या कोई अंगहीन व्यक्ति है जो स्वयं के लिए कार्य नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को काम, मतलब बेरोजगार व्यक्ति को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और ऐसा प्रावधान करता है आर्टिकल 41। सर चार्जिंग निकाल के इसमें चार्जिंग है सर। एक मिनट। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 की। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, यानी कि काम के संदर्भ में न्याय संगतता का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी व्यवस्था करना। आर्टिकल 43, कर्मकारों के लिए मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। आर्टिकल 43 का उपबंधों के प्रबंध में कर्मकारों, मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों को मैं डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो आराम से 3 से 4 दिन चलने वाला टॉपिक है, किंतु वन डे एग्जाम के लिए अगर आपको केवल आर्टिकल रिवाइज करने हैं या आर्टिकल के अंदर एक लाइन में उसकी हेडिंग याद करनी है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत अपन किन चीजों को पढ़ते हैं या डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो उस चीज के लिए एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। आर्टिकल 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और व्यावसायिक प्रबंधन का संवर्धन करना। मतलब आर्टिकल 43 ख जो है वो सरकारी समितियों के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक
आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। आर्टिकल 42 कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा प्रसूति सहायता उत्पन्न करना। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और व्यावसायिक प्रबंधन का संवर्धन करना। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ समय से काफी चर्चा में रहा। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, अर्थ यानी कि आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। इसके तहत नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध शामिल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो बीड़ी तंबाकू जो है वो तो सेल कर रही है, लेकिन उसके पीछे एक नोटिस लिखा होता है कि इसका सेवन जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसा वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही करती है, जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। इसके अंतर्गत वो नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य करती है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के गठन करना तथा सुचारू रूप से जो दुधारू पशु है उनके वध पर रोक लगाना ताकि वो पशुपालन को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा कृषि के अंतर्गत जो आधुनिक पद्धतियां हैं, जैसे आपने देखा होगा नमो ड्रोन ना नमो दीदी, इस प्रकार से सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, जिसके अंतर्गत घर बैठे बैठे हम ड्रोन से हमारे खेत की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गाय और कुछ बकरियां खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी की व्यवस्था कर दी है ना। सामान्य वर्ग के लिए 40% और ST/SC के लिए 60%, मतलब आप पशु खरीदो और आपको सब्सिडी दी जाएगी और उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे लाभ भी दिए जाते हैं। उन पशुओं का बीमा भी दिया जाता है। वो सारे काम सरकार जो है आर्टिकल 48 के तहत करती है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण ये सरकार करती है आर्टिकल 48 का के अंतर्गत। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। हम देखते हैं कि जो मांडू में बहुत सारे किले वगैरह बने हैं और कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनको सरकार ने संग्रहालय घोषित कर दिया है। बहुत सारे मंदिर जो है उनका जीर्णोद्धार हुआ है ना। बहुत सारी ऐसी हमारी बिल्डिंगे हैं या बहुत सारे हमारे महल वगैरह हैं जिनका जीर्णोद्धार हुआ है ना। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण सुनिश्चित करना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखे। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना, अर्थात राज्य ऐसा कदम उठा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्ष में हो, अर्थात वह ऐसे डिसीजंस या ऐसे निर्णय ले सकती है जिससे हमारे राष्ट्र का विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच में जो सम्मान है, जो सम्मानपूर्वक जो संबंध है उनमें वृद्धि हो। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक फंडामेंटल
जो हमारे डीपीएसपी है उनका उल्लेख है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी किस प्रकार से भिन्न है, इसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी, जिसके अंतर्गत हम पहले फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से भिन्न है। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व, इन दोनों में बेसिक अंतर और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बैठना वो जरूरी है। थैंक यू सो मच।